हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू पेड वॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कनेक्ट हो जाएंगे एक बार और चेक कर लीजिए आपको ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। हेलो मनमोहन, गुड आफ्टरनून। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने अपना बोडे प्लॉट का टॉपिक शुरू किया और बोडे प्लॉट के बेसिक्स हमने देख लिए, क्योंकि हमने बात की कि जो बोडे प्लॉट आप प्लॉट करते हैं वो सेमी लॉग पेपर पे करते हैं। मतलब आप जो एक्स एक्सिस आपकी होती है जिसके रिस्पेक्ट में आपको प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स, वो क्या है आपके लॉग बेस 10 ओमेगा है। तो इसलिए हमने कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज देख ली और ये हमने देख लिया कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर कहीं पर ड्रॉ किया हुआ गया है लॉग बेस 10 ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो कैसे हम देख सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी। ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक और मुझे बताइएगा, सर नॉर्मलाइज्ड मैसेज मतलब मैसेज को उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करना। देखिए, जब भी हम नॉर्मलाइज्ड की बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ईएमटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम नॉर्मलाइज्ड इंपीडेंस देखेंगे तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से डिवाइड कर देंगे, ऐसे जहां पर भी चीज होती है, जैसे आप कभी नॉर्मलाइज्ड एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम किसी, जैसे आप प्लीज वेट, जैसे आप वहां पर बात करते हैं, जैसे हमने अगर कहीं पर किसी फंक्शन की एनर्जी को इक्वेट कर दिया 1 से, तो उसको आप जैसे यहाँ पर आप दो टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे हम कम्युनिकेशन की अगर बात कर रहे हैं आप, जैसे मैसेज के लिए, तो जैसे वहां पर आप दो टाइप की चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल फंक्शंस और एक हम पढ़ेंगे ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस। तो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उस केस में हम फंक्शन की एनर्जी को इक्वेट करते हैं 1 से। तो नॉर्मलाइज डिफरेंट केसेस में नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में। तो किस चीज के लिए आप नॉर्मलाइज पूछ रहे हैं वो जब बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जहां पर भी वो टॉपिक होगा, जब मैं वो टॉपिक डील करूंगा तो डेफिनेटली हम वहां पर उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू की डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बोडे प्लॉट का टॉपिक हमने शुरू किया था। बोडे प्लॉट में हमने ये देख लिया कि हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स को प्लॉट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लॉग बेस 10 ओमेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि हमारे पास अगर जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, अगर हम उसमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके अगर उसका हम डेसिबल मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब 20 लॉग ऑफ एक्चुअल मैग्नीट्यूड जब आप लेते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग एम इंटू एन को हम लॉग ऑफ एम प्लस लॉग एन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर उन सभी फैक्टर्स का हम इंडिविजुअली इफेक्ट देख लें कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस पर क्या इफेक्ट आएगा, इसका फेज रिस्पांस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो सभी इंडिविजुअल फैक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सम अप करके हम ओवरऑल जी ऑफ जी ओमेगा का डेसिबल मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने देखना शुरू किया था कि डिफरेंट फैक्टर्स हमारे जो होंगे उनके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास गेन और फेज की वैल्यूज होंगी। तो जैसे आपने फैक्टर्स का डिस्कशन किया, हमने कहा कि अगर हमारे पास फर्स्ट लिया था हमने फैक्टर, ये आप इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स देख रहे थे, इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स। तो आपने फर्स्ट फैक्टर लिया कि अगर हमारे पास जी ऑफ एस एच ऑफ एस को आपने एफ ऑफ एस कहा और एफ ऑफ एस में एस इक्वल्स टू जी ओमेगा पुट करके आपने एफ ऑफ जी ओमेगा साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। तो जो पहला फैक्टर था आपका वो था सिस्टम गेन के, सिस्टम गेन के। तो इसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास इस फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब हमारे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू गिवन होगी, दैट इज प्लस या माइनस के, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखा एफ ऑफ जे ओमेगा, जब हम साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे इसके लिए, तो इसको हम प्लस और माइनस के प्लस जे जीरो लिख सकते हैं। फिर आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू आ गई के, चाहे के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड के ही आएगा। और इसके फेज एंगल की वैल्यू हमने कहा कि फेज एंगल ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमें 0 डिग्री लेना है फॉर प्लस के, अगर के हमारा पॉजिटिव है, और माइनस 180 डिग्रीज लेना हमें अगर हमारे पास के कैसा है, नेगेटिव है, फॉर माइनस के। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ये एक्चुअल मैग्नीट्यूड है। डेसिबल मैग्नीट्यूड अगर हमने देखा तो हमने लिखा एफ ऑफ जे ओमेगा इन डीबी इज इक्वल्स टू 20 लॉग के, 20 लॉग के। तो ये हमने देखा कि अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो जो गेन की वजह से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा वो एक फ्लैट लाइन होगी हमेशा, क्योंकि के कांस्टेंट है तो 20 लॉग बेस 10 के भी हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू अगर के 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगी, अगर के 1 है तो 0 होगी, और अगर के की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। तो हमने ये देखा था कि इनिशियली जब हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं, फ्रॉम 0.1 ओमेगा से लेकर कुछ और वैल्यू तक, या 0 से लेकर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक,
तो इनिशियली हमारे मैग्नीट्यूड पर दो ही फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, एक सिस्टम गेन के, ये जीरो फ्रीक्वेंसी से ही मैग्नीट्यूड देना शुरू कर देगा आपको, और हमेशा से ही हमेशा इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी 20 लॉग के। आपको इसमें ओमेगा का कोई टर्म नहीं दिख रहा, मतलब ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए इस गेन की वजह से जो मैग्नीट्यूड का कंट्रीब्यूशन होगा वो कांस्टेंट होगा 20 लॉग के। और इसके बाद फिर हमने देखा हमारे इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव फैक्टर्स, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं हम इसको, 5 मिनट्स हम ले लेंगे एक बार। तो सेकंड फैक्टर हमने देखा इंटीग्रल और डेरिवेटिव फैक्टर्स, जिसको कि आपने और क्या कहा, दैट इज पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन। अगर पोल या जीरो हमारे पास ओरिजिन पर आता है तो उस केस में हमने देखा था कि जो एफ ऑफ एस होगा वो वैल्यू 1/s होगी पोल के लिए, या एफ ऑफ एस की वैल्यू एस होगी जीरो के लिए। तो एफ ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू यहां से आपने देखा है, एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/j ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल अगर आपने कैलकुलेट किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा, या आप इसको ओमेगा का पावर -1 लिख सकते हैं। इसलिए डेसिबल मैग्नीट्यूड जब लिखा हमने तो इसको हमने लिखा 20 लॉग, इसमें लेते हम तो 20 लॉग में ये माइनस साइन मर्ज कर दिया आपने, तो आपने लिखा -20 लॉग ओमेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स एक्सिस आपकी लॉग ओमेगा है, तो यहाँ पर ये एम एक्स के फॉर्म की इक्वेशन है। इसलिए आपने कहा कि अगर हमारा एक पोल ओरिजिन पर होगा तो हमारे बोडे प्लॉट का जो इनिशियल स्लोप होगा वो कितना होगा, -20 dB पर डिकेड। ऐसे ही अगर हमारे पास दो पोल्स होते तो यहाँ से स्क्वायर का फैक्टर होता, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता, यहाँ ओमेगा का पावर -2 होता, तो ये वैल्यू -40 लॉग ओमेगा हो जाती। मतलब अगर दो पोल्स ओरिजिन पर होते तो इनिशियल जो स्लोप होता है, स्टार्टिंग स्लोप, उसकी वैल्यू -40 dB पर डिकेड होती है, एंड सो ऑन। फेज एंगल पर अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो फेज एंगल ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू हमें देखिए, इसका फेज एंगल कितना है, -90 डिग्री। तो ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए देखेंगे हमें फेज एंगल कितनी मिलेगी, वैल्यू -90। दो पोल्स होते तो -180, थ्री पोल्स होते -270। तो ये हमने लिख लिया था पोल्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर जीरोस के लिए देखा हमने तो एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा, डेसिबल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 20 लॉग ओमेगा। फिर से आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो यहां से दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 20 dB पर डिकेड प्लस 20 dB पर डिकेड। इसका मतलब अगर एक जीरो ओरिजिन पर होगा तो जो इनिशियल स्लोप होगा बोडे प्लॉट का, स्टार्टिंग जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, +20 dB पर डिकेड। अगर दो जीरोस होते तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर होता, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होता, तो ये वैल्यू 40 लॉग ओमेगा हो जाती। मतलब अगर दो जीरोस होंगे तो हमने कहा कि +40 dB पर डिकेड का हमारा इनिशियल स्लोप होगा। और अगर आप इसमें फेज एंगल देखें तो फेज एंगल ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू +90 डिग्री। ये दिख रहा है आपको, सिर्फ इमेजरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, मतलब फेज एंगल कितना है, +90। तो हमने इन जनरल बात की कि अगर हमारे पास क्या हो, हमने कहा कि अगर हमारे पास एक पोल हो या एक जीरो हो एट ओरिजिन, तो ये हमने लिखा कि अगर हमारे पास एक पोल या एक जीरो होगा ओरिजिन तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड होगा 20 लॉग ओमेगा। दैट इज, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हमने देखा था कि पोल के लिए नेगेटिव साइन और जीरो के लिए पॉजिटिव साइन। एक पोल है तो 20 इंटू 1 लॉग ओमेगा लिख देते हैं। और फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो फेज एंगल की वैल्यू माइनस या प्लस 90 डिग्रीज इंटू 1। ऐसे ही अगर हमारे पास, हमने कहा कि दो पोल्स या दो जीरोज हैं ओरिजिन पर, दो पोल्स या दो जीरोज एट ओरिजिन, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड के लिए हम बनाएंगे वो हम कौन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पोल के लिए या जीरो के लिए, तो यहाँ लिखा आपने -+20 इंटू 2 लॉग बेस 10 ओमेगा। जहां पर भी मैं बेस नहीं लिख रहा हूं मतलब अंडरस्टूड है कि हमारे पास क्या है, बेस 10 है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, माइनस या प्लस 90 डिग्रीज इंटू 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने कहा कि अगर हमारे पास n पोल्स या जीरोस हैं एट ओरिजिन, n पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन, तो मैग्नीट्यूड -+20 इंटू एन लॉग ओमेगा से डिसाइड होगा। मतलब स्टार्टिंग स्लोप की वैल्यू, ये हम देख रहे हैं कि ये तो एक्स एक्सिस है, मतलब स्लोप हमारे पास 20 इंटू एन होगा। माइनस के प्लस डिपेंड करता है कि पोल्स हैं ओरिजिन पर या जीरोस हैं, तो जितने भी पोल्स होंगे, जितने भी जीरोस होंगे, वो 20 इंटू एन आपको वहां पर इनिशियल स्लोप देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करता है जीरोस या पोल्स पर। और उनकी वजह से फेज एंगल का कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, माइनस और प्लस 90 डिग्रीज इंटू एन का ये कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमने देखिए हमने कुछ चीजें और डिस्कस की थी कि जैसे डिकेड में जब हम बात करते हैं, ऑक्टेव में जब हम बात करते हैं, तो ये चीजें क्या मेंशन करती है, मतलब क्या इनका सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको पूरा बताया था। डिकेड ऑक्टेव का रिलेशन भी बताया था मैंने आपको। वो सभी चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बस प्रॉपर्टी से ही सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो आपका अगर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बोडे प्लॉट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज, जैसे हम जब बोडे प्लॉट बनाते हैं तो हम मिनिमम फेज सिस्टम्स के लिए बनाते हैं। आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ा है मुझसे, तो मिनिमम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स को लेते हैं तो कहते हैं कि जितने भी पोल्स और जितने भी जीरोस हैं वो सभी के सभी पोल्स और जीरोस कहाँ लाई करनी चाहिए, इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन। और जब हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स लेते हैं तो क्या बोलते हैं हम, जितने भी पोल्स और जीरोस हैं सबके सब पोल्स और जीरोस कहाँ लाई करनी चाहिए, विद इन द यूनिट सर्कल। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम फेज सिस्टम्स के लिए आप ड्रॉ करेंगे, मतलब इसके सभी पोल्स और सभी जीरोस कहाँ होनी चाहिए, इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन। नॉर्मली जब नॉन मिनिमम फेज सिस्टम आपसे पूछा जाता है तो मैंने आपसे पहले भी बताया है, सिर्फ जीरो पर फोकस कीजिएगा, मेनली वो जीरोस को ही देकर के आपसे पूछते हैं कि अगर आपको एक भी जीरो दिख रहा है इन द राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन, मतलब वो सिस्टम आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है। अगर सारे जीरोस राइट हाफ में है तो वो मैक्सिमम फेज सिस्टम है। अगर सभी जीरोस लेफ्ट हाफ में है तो वो आपका एक मिनिमम फेज सिस्टम है। हमने देखा था कि मिनिमम फेज सिस्टम का क्या एडवांटेज है। तो अगर हमारा कोई मिनिमम फेज सिस्टम है जो कि कॉजल एंड स्टेबल है, तो जब हम उसका इनवर्स सिस्टम कैलकुलेट करेंगे तो वो इनवर्स सिस्टम भी कॉजल और स्टेबल आता है, क्योंकि इनवर्स सिस्टम में जो एक्चुअल सिस्टम के पोल्स हैं वो इनवर्स सिस्टम के जीरोस बन जाते हैं, जो एक्चुअल सिस्टम के जीरोस हैं वो इनवर्स सिस्टम के पोल्स बन जाते हैं। तो अगर इनवर्स सिस्टम कॉजल के साथ साथ स्टेबल आपको चाहिए तो एक्चुअल सिस्टम भी कॉजल के साथ स्टेबल होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे सिर्फ मिनिमम फेज सिस्टम्स ही प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई मिनिमम फेज सिस्टम है और अगर वो कॉजल और स्टेबल है तो उसका जो इनवर्स हम लेंगे वो भी हमारा एक कॉजल और स्टेबल सिस्टम आएगा। ठीक है, तो मिनिमम फेज सिस्टम्स के लिए ड्रॉ करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर और जो चीज आप देख सकते हैं जैसे हमने कहा कि पोल हो या जीरो, अगर दोनों की वजह से हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 20 लॉग एन 20 इंटू एन लॉग ओमेगा आएगा, तो आप देखेंगे अगर कि कहां पर ये स्ट्रेट लाइन 0 dB को इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको वैसे भी पता है। अदरवाइज अगर हमें देखना होता है यहाँ पर टू चेक, ये हम देखिए यहाँ पर एक चीज हमें क्या दिख गई, ये हमने शायद बना भी लिया होगा पहले, कि हमारे पास ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इन डीबी प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉग ओमेगा प्लॉट कर रहे हैं। यहीं पर इसी एक्सिस पर हम ओमेगा की वैल्यूज को हम मेंशन करते हैं, लॉग ओमेगा मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पर ओरिजिन आपने कंसीडर किया 0.1 पर, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1, ये वैल्यू हमारे पास इतनी डिस्टेंस पर 10 एंड सो। और इसी लाइन को अगर हम 0 dB लाइन कह दें तो 0 dB के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ मैग्नीट्यूड 20 dB है, यहाँ इतने ही ऊपर मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड हमारा 40 dB है, यहाँ मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड हमारा 60 dB। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कितना है 60 dB। ऐसे ही नीचे लेते तो ये आपके पास -20 -20 dB -40 dB और -60 dB -60 dB। ठीक है, तो अगर हमारे पास पोल्स या जीरोस हैं, अगर हमें देखना हो कि इंटरसेक्शन ऑफ माइनस और प्लस 20 इंटू एन लॉग ओमेगा विथ 0 dB लाइन, ये 0 dB लाइन के साथ इंटरसेक्ट कहां पर करेगी। ठीक है, अगर हमें देखना है कि देखिए यहाँ पर अभी हम सिर्फ पोल्स और जीरोस के टर्म्स में बात करें, अभी तक हमने सिस्टम गेन इसमें ऐड नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर सिर्फ पोल या जीरोस रहेंगे तो 20 लॉग ओमेगा या 40 लॉग ओमेगा वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, लेकिन अगर हमारा सिस्टम गेन के है कुछ नॉन जीरो, तो हमने देखा था कि हम जो हमारी 20 लॉग ओमेगा या 40 लॉग ओमेगा की लाइन हमें ड्रॉ करनी होती, उसके दोनों एंड्स को हम पहले सिस्टम गेन के बराबर ऊपर शिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई थी चीज और आपको ध्यान भी होगा। तो अगर हम मान लीजिए पहले देखना चाहते हैं कि कोई सिस्टम गेन अगर नहीं है हमारे पास, और उस केस में अगर हम
20 इंटू एन लॉग ओमेगा को देखना चाहते हैं कि 0 dB के साथ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस मैग्नीट्यूड को, ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इसको इक्वेट कर दें -+20 लॉग ओमेगा, इसको अगर हम इक्वेट कर दें 0 dB से, 20 इंटू एन, कुछ भी हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ पोल्स हो, तो इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की यही रहेगी। अगर हमें देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन 0 dB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू को हमने 0 dB से इक्वेट कर दी। अब 0 में ये कोई भी फैक्टर है, डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। मतलब जो हमारे पास लॉग ये बेस 10 में है ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जहां पर 0 dB होनी चाहिए। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम लिखें तो ओमेगा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब जो हमारे पास की पोल्स या जीरोस की जो फैक्टर की वजह से हमारे पास मैग्नीट्यूड वाली स्ट्रेट लाइन आएगी माइनस या +20 एन लॉग ओमेगा, ये सभी स्ट्रेट लाइंस 0 dB को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर। तो अगर हमने ये शो कर दिया कि अगर हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पोल एट ओरिजिन है, वन पोल एट ओरिजिन, तो क्या होता, इन केस ऑफ वन पोल एट ओरिजिन, जो हमारी पहली लाइन जो हम ड्रॉ करते, वो कौन सी लाइन ड्रॉ करते, ये लाइन हम ड्रॉ करते, जो ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर इंटरसेक्ट करती किसको, 0 dB लाइन को। और अगर हम 0.1 पर देखें तो हमारी मैग्नीट्यूड कितनी होती, वैल्यू 20 dB। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि क्यों ये वैल्यू 0.1 पर 20 dB है। ऐसे ही अगर हमारे पास दो पोल्स होते, तो हम पहली लाइन कौन सी ड्रॉ करते, -40 लॉग ओमेगा। -40 लॉग ओमेगा भी 0 dB को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये लाइन आपकी होती किसके लिए, फॉर अगर हमारे पास दो पोल्स होते हैं ओरिजिन। अगर तीन पोल्स होते हैं ओरिजिन पर, तो हम 60 dB से इंटरसेक्शन देखते, ये हमारी पहली लाइन होती, दैट इज -60 लॉग ओमेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास एक जीरो होता, तो ये हम पहली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन होती। अगर हमारे पास दो जीरोस होते ओरिजिन पर, तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होती। और अगर हमारे पास तीन जीरोस ओरिजिन पर हो, तो ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। अब ये जो सभी केसेस में हमने ये जो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की है, ये हमारी किस केस में है, अगर सिस्टम गेन की वैल्यू 0 है, मतलब डेसिबल वैल्यू, अगर सिस्टम गेन के आपका 1 है, तो डेसिबल वैल्यू 0 है। तो इनिशियल स्लोप हमारा जो होगा, वो सिर्फ इनिशियल जो हमारी लाइन होगी, वो सिर्फ पोल या जीरो हेटेरोजेनी से ही डिसाइड होंगी। लेकिन अब अगर कुछ सिस्टम गेन आपके पास है नॉन जीरो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 dB सिस्टम गेन, तो हमने देखा था क्या करेंगे उस केस में, हम पहली लाइन यही ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस लाइन को हम पहले 10 dB से ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसके जहां से जहां तक हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, उन दोनों एंड्स को हम पहले 10 dB से ऊपर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये किसके लिए है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, दैट इज ये जो 20 dB लाइन है, फॉर इफ वन पोल एट ओरिजिन, ये आप लिखें स्टार्टिंग लाइन फॉर वन पोल एट ओरिजिन। अगर वन पोल एट ओरिजिन है, इसका मतलब अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में एक पोल ओरिजिन पर है, तो उसको आप और क्या कहते हैं, टाइप 1 सिस्टम। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने किसके लिए ड्रॉ किया है, ये हमने टाइप 1 सिस्टम के लिए ड्रॉ किया। ऐसे ही ये स्टार्टिंग स्लोप होगा किसके लिए, ये स्टार्टिंग लाइन फॉर टू पोल्स एट ओरिजिन, दैट इज टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम। ऐसे ये हमारी किसके लिए होती, स्टार्टिंग लाइन फॉर टाइप 3 सिस्टम। ऐसे ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किया है, ये जो पहले आपको दिख रही है, इफ 1 0 एट ओरिजिन, अगर एक जीरो होगा ओरिजिन पर, तो ये हमारी पहली लाइन होगी एट ओरिजिन। अगर दो हमारे पास जीरोस हैं एट ओरिजिन, तो ये हमारी पहली लाइन होगी, इफ 2 जीरोस एट ओरिजिन। क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि यही स्ट्रेट लाइन जिसको हमने लिखा है टू पोल्स एट ओरिजिन, एक्चुअली ये +40 लॉग ओमेगा की स्ट्रेट लाइन, और +40 लॉग ओमेगा किस केस में आएगा, 20 इंटू 2 लॉग ओमेगा किस केस में आएगा, जब दो जीरोस होंगे एट ओरिजिन। ऐसे ये हमारी 60 लॉग ओमेगा की स्ट्रेट लाइन है, और ये किस केस में पहली लाइन बनेगी हमारे बॉडी प्लॉट की, अगर हमारे पास क्या हो, 3 जीरोस एट ओरिजिन, 3 जीरोस एट ओरिजिन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है, ये किस केस में ड्रॉ की है हमने, अगर सिस्टम गेन के की डेसिबल वैल्यू क्या है, 0 dB, ये हमने ड्रॉ किया है इफ इट इज फॉर लाइंस ड्रॉन फॉर
k इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 20 log k की वैल्यू अगर कितनी है, 20 log k की वैल्यू अगर 0 dB है, उस केस में ये आपकी स्टार्टिंग लाइंस होंगी। लेकिन अगर हमने कहा कि k की वैल्यू अगर 0 dB नहीं होगी, तब भी लाइंस इसी स्लोप की होंगी, स्टार्टिंग लाइन, लेकिन ये लाइंस आप सिस्टम गेन k की जितनी कांस्टेंट वैल्यू होगी उतने से आप ऊपर या नीचे शिफ्ट करने के बाद ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। आप यहां पर एक और चीज देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा अगर हम ये मान लें, ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अच्छा, जैसे अगर हम मान लिए कि सिस्टम गेन के अगर नॉन जीरो है, इफ सिस्टम गेन k इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर k 1 नहीं है, मतलब जो k की जो हमारे पास डेसिबल वैल्यू होगी 20 log k, ये 20 log k की वैल्यू 0 dB नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लाइन कैसे ड्रॉ करते, और उस केस में आप फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशन अगर आप देखें कि जो ये जो स्टार्टिंग लाइन होती है हमारी, वो जहां कट करेगी उस इन इंटरसेक्शन पॉइंट से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं सिस्टम गेन के की वैल्यू को। तो जैसे मान लीजिए कि लेट अगर हम मान लें कि हमारे पास लेट के की वैल्यू कितनी है, अगर हम कहें के की वैल्यू 10 है, ठीक है। अगर के 10 है मतलब इसकी डेसिबल वैल्यू कितनी आएगी, 20 log के की वैल्यू 20 log बेस 10 इंटू 10 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम जानते हैं ये वैल्यू कितनी होती है, log बेस 10 10 की वैल्यू 1 होगी, हमने देखा था log बेस b वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 20 का मतलब कितना हो गया 20 dB। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास क्या है, गेन की वैल्यू कितनी है 20 dB, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि लेट टाइप 1 सिस्टम, अगर हमने मान लिया कि टाइप 1 सिस्टम, तो टाइप 1 सिस्टम अगर तो क्या होना चाहिए था, अगर टाइप 1 सिस्टम है तो होना ये चाहिए था कि अगर हम ये लॉग ओमेगा के रिस्पेक्ट में देखें, ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारे पास एफ ऑफ जी ओमेगा की डेसिबल वैल्यू है, ये 0 dB की भी लाइन है, और यहां पर हमारे पास प्लस 20 dB, यहां पर हमारे ओमेगा की वैल्यू हम कहें कितनी है 1, अगर हम मान लें कि यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर सिस्टम गेन के नहीं होता तो हम कौन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, हम 20 log ओमेगा माइनस 20 log ओमेगा ड्रॉ करते, क्योंकि हमारे पास टाइप 1 सिस्टम है, दैट इज वन पोल एट ओरिजिन, वन पोल एट ओरिजिन, ठीक है। ये अब देखिए अगर एक पोल ओरिजिन पर है, ठीक है, तो अगर हम ये सिस्टम गेन के नहीं होता तो हम पहली स्ट्रेट लाइन कौन सी ड्रॉ करते अपनी, हम अपनी पहली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है। अब लेकिन सिस्टम गेन के है तो हम स्ट्रेट लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे, के की वैल्यू कितनी है 20 dB, तो हम यहां से क्या करेंगे, हमने अब क्योंकि के की हमारे पास कुछ वैल्यू है 20 dB, तो हमने 20 dB यहां से ऊपर शिफ्ट किया इस पॉइंट को, हमें स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स चाहिए, और यहां से भी हमने 20 dB शिफ्ट कर दिया इस स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। और ये दोनों के लिए हमने अब यहां पर क्या शो कर दिया कि अब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन अब हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन इसी के पैरेलल होगी, लेकिन अब वो हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ज्वाइन करने पर मिलेगी, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेट लाइन अब हम ये ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास कहां कहां के बीच में हमने ड्रॉ किया है, ये 20 dB को ऊपर शिफ्ट करेंगे 20 dB से, तो ये पॉइंट कितना बनेगा, ये पॉइंट बनेगा 40 dB, ये समझ रहे हैं, ये पॉइंट हमने 20 dB यहां से भी शिफ्ट कर दिया और 20 dB यहां से भी शिफ्ट कर दी, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बना, हमारे पास ये पॉइंट 20 dB है, आपने इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट किया है 20 dB से, ये हमने एक 20 dB से शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट को ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट को भी शिफ्ट कर दिया हमने 20 dB से ऊपर की तरफ, ये दो हमें पॉइंट्स मिले, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेट लाइन होगी, अगर आप देखें तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, -20 dB पर डिकेड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कौन सी थी, एक पोल के लिए स्टार्टिंग लाइन मतलब -20 log ओमेगा थी, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर -20 dB था, तो हमने इसी स्ट्रेट लाइन को ऊपर शिफ्ट किया, तो स्लोप तो चेंज होगा नहीं, इस स्ट्रेट लाइन के भी स्लोप की वैल्यू कितनी है, इसके भी स्लोप की वैल्यू है -20 dB। तो अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी ये पहली एक्चुअल ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेट लाइन होगी जो हम बॉर्डर प्लॉट में प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग स्लोप और जो हमारे पोल्स की वजह से होता है वो रखा, और हमने सिस्टम गेन के का भी इफेक्ट इसमें ऐड किया, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है उसको हमने सिस्टम गेन के बराबर ऊपर भी शिफ्ट कर दिया। तो अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 0 dB को, ये पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है,
तो आप अगर देखेंगे डायरेक्टली आपको इस पॉइंट से सिस्टम गेन के की भी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप यहां से देखें, मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है, अगर हम इस ओमेगा को ओमेगा 1 मान लेते हैं, ठीक है, कि ये किस फ्रीक्वेंसी पर हमारी ये स्ट्रेट लाइन 0 dB को इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपको स्लोप पता है और यहां पर आपको मैग्नीट्यूड पता है इसका कितना 40 dB, यहां पर पता है कितना 0 dB। तो अगर आप फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप की इक्वेशन लिख दें यहां पर, तो हम यहां पर स्लोप की इक्वेशन क्या लिख सकते थे, स्लोप की वैल्यू है -20 इज इक्वल्स टू डेल वाई। डेल वाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 40 dB से आप 0 dB तक चेंज कर रहे हैं, मतलब फाइनल मैग्नीट्यूड 0 dB है, इनिशियल मैग्नीट्यूड 40 dB। तो क्या लिखा हमने, 0 - 40 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, log ओमेगा 1 माइनस log 0.1 ऐसा लिखेंगे। डेल वाई की वैल्यू हो गई 0 dB - 40 dB, ये हमारा डेल वाई हो गया। और डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर वैल्यू ओमेगा की है 0.1 और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 1। तो अगर आप यहाँ से रिलेशन देखना चाहते हैं, देखिए ये ओमेगा 1 माइनस 0.1 को हम log ऑफ ओमेगा अपॉन 0.1 भी लिख सकते थे, जिसको कि हम log ऑफ 10 ओमेगा भी लिख सकते थे, 10 ओमेगा 1। तो इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते थे, -40 अपॉन log ऑफ 10 ओमेगा 1। और बेस भी कितना है, बेस भी हमारा 10 है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो हम और क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे कि log बेस 10 10 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू log बेस 10 10 ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को हम यहां ला रहे हैं, इस -20 को हम इधर ले आते हैं, मतलब -40 अपॉन -20, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 2। तो अब यहां से अगर आप कहेंगे कि log बेस 10 10 ओमेगा 1 की वैल्यू अगर 2 है, तो यहां से 10 ओमेगा 1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 10 ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 100। क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है ये। तो यहां से अब अगर आप देखेंगे तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 100 अपॉन 10 से क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। तो अगर आप देखें इस ओमेगा 1 की वैल्यू, तो आपने जो सिस्टम गेन के लिया था वो कितना लिया था, 10 लिया था, और यहाँ पर ओमेगा 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आप अगर देखेंगे तो इस केस में ओमेगा 1 की वैल्यू किसके बराबर आई, आपके के बराबर आई, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो अगर हमारा टाइप 1 सिस्टम होगा, अगर हमारा टाइप 1 सिस्टम होगा, तो जो पहली स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अगर हम उस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड करें ऑन 0 dB लाइन, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी पर इंटरसेक्ट करती है वो फ्रीक्वेंसी आपकी किसके बराबर होती है, जो आपकी के की वैल्यू थी। तो अब इस तरह से आपको मैं कुछ कंक्लूजन्स लिख देता हूं, ऐसे ही करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर टाइप 2 सिस्टम होता तो क्या होता, अगर टाइप 3 सिस्टम होता तो क्या होता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये डायग्राम फिर से हम बना दें ऐसे कि हमारे पास ये ऐसी वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा और ये लॉग ओमेगा, ये 0 dB लाइन। तो हमने कहा कि जो पहली लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप किस पे डिपेंड करता है, कितने पोल्स या कितने जीरोस हैं। स्लोप तो हमेशा क्या होगा, 20 के इंटीजर मल्टीपल्स में होगा, माइनस या +20 -+40 -+60 एंड सो ऑन। तो अब वो जो पहली स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया कि पहली स्ट्रेट लाइन में सिर्फ हमें 20 log ओमेगा या 40 log ओमेगा ही नहीं लेना, उस स्ट्रेट लाइन को हमें ऊपर भी शिफ्ट करना है, कितने से, जितने सिस्टम गेन के की वैल्यू होगी 20 log के से, वैसे आप उसको ऊपर भी शिफ्ट करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि हम पहली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है, अगर हमने ये पहली स्ट्रेट लाइन बोर्डे प्लॉट की, अगर हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये कहीं से भी शुरू हो रही हो, यहां पर अगर हमें देखना है कि ये अगर ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर अगर ये 0 dB की स्ट्रेट 0 dB को इंटरसेक्ट करती, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इस ओमेगा 1 का विद सिस्टम गेन के, रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 at which the starting line of Bode plot intersect the 0 dB line। एक्सिस लिखें या लाइन लिखें, ठीक है।
तो डिफरेंट केसेस हैं। ये जो मैंने शो किया है ये तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब पोल्स एट ओरिजिन का ये केस है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि डिक्रीजिंग ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है अगर जीरोस होते तो यही स्ट्रेट लाइन हमारी कैसी हो सकती थी, यही स्ट्रेट लाइन अगर जीरोस होते ओरिजिन पर तो ये हमारी ऐसी इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती थी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि पहली स्ट्रेट लाइन हमारे पास किसके केस में है। ये जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है स्टार्टिंग लाइन इन केस ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। और ये जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है ये हमारे लिए किसके लिए है, इट इज स्टार्टिंग लाइन इन केस ऑफ जीरोस एट ओरिजिन। ठीक है, जीरोस अगर ओरिजिन पर होंगे तो स्टार्टिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, पोल्स अगर ओरिजिन पर होंगे तो स्टार्टिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। किसी भी कंडीशन में अगर हम पहली स्टार्टिंग लाइन जो हमारी है अगर हम उसका इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं कहां पर, इस 0 dB लाइन के साथ, तो वो हमारे किसको फॉलो करेगी। तो यहां पर आपके पास है केस 1 फॉर टाइप 1 सिस्टम दैट इज वन पोल एट ओरिजिन। तो ये हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा कि डायरेक्टली ये जो ओमेगा 1 की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, के ही बराबर होगी। किसके बराबर होगी, के बराबर होगी। अगर यही चीज हम देखते किसके लिए, केस 2, अगर हमने लिया केस 2 फॉर टाइप 2 सिस्टम। अच्छा, और ये जो के हमारा यहां पर आएगा, ये जो ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू जो आपको के मिलेगा, यही के आपके के भी बराबर होगा। अगर आप देखेंगे तो उस सिस्टम के लिए जो के जब आप फाइंड करेंगे दैट इज लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू जी एस, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी जो कि किसके बराबर होगी, ये ओमेगा 1 के बराबर होगा या के के ही बराबर होगा। ठीक है, आप दोनों चीजें चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल जो भी आएंगे उसमें आपकी चीज वेरीफाई हो जाएगी। फॉर टाइप 2 सिस्टम, मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है, दैट इज 2 पोल्स एट ओरिजिन। इस केस में जब आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे किस फ्रीक्वेंसी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू आपको मिलेगी k टू द पावर 1/2। मतलब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पोल्स हैं एट ओरिजिन, तो हमें ये जो ओमेगा 1 मिलेगा ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, k के पावर 1/n के बराबर होगी। यहाँ टाइप 1 सिस्टम है तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज 1/1 लिखा हुआ है। टाइप 2 सिस्टम है तो क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। और जब आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपको के बराबर मिलेगी, जो आपके जब आप स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर GSHS, जिसको आपने के कहा था, आप देखेंगे के की वैल्यू इस ओमेगा 1 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमारे पास n पोल्स एट ओरिजिन है, तो उस केस में जैसे ये 1 पोल एट ओरिजिन है तो स्टार्टिंग स्लोप कितना होता है, -20 dB पर डिकेड होता। 2 पोल्स ओरिजिन पर है तो स्टार्टिंग स्लोप कितना होता है, -40 dB पर डिकेड होता। n पोल्स एट ओरिजिन तो स्टार्टिंग स्लोप होती है -20 इंटू n dB पर डिकेड, और वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 0 dB को कहां पर इंटरसेक्ट करती, तो वो इंटरसेक्ट करती है ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/n पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम, दैट इज केस 3 फॉर टाइप n सिस्टम that is n poles at origin। तो इसके केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है 0 dB लाइन पर, वो ओमेगा 1 की वैल्यू होती k टू द पावर 1/n। ठीक है, k टू द पावर 1/n। अगर हमारे पास टाइप 3 सिस्टम होता तो 1/3/4 सिस्टम होता, वह k टू द पावर 1/4 एंड सो ऑन। तो ये आप डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप सिस्टम गेन k निकाल चुके हैं तो ये पॉइंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 मिल जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो डायरेक्टली यहां से और क्या मिल जाएगा आपको, सिस्टम गेन k की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास पोल्स एट ओरिजिन के केस में आ गया। अगर हम देखें इफ जीरोस एट ओरिजिन, तो उस केस में हमारे पास डिफरेंट केसेस क्या हैं। केस 1 दैट इज 1 0 एट ओरिजिन, 1 0 एट ओरिजिन। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी k टू द पावर -1 के बराबर होगी। अगर हम जीरोस ओरिजिन पर हैं तो उस केस में अगर हम रिलेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी मैग्नीट्यूड लाइन 0 dB को,
तो वो फ्रीक्वेंसी सिस्टम गेन k टू द पावर -1 के बराबर आपको मिलेगी। ऐसे ही आप अगर केस 2 लेते, दैट इज 1 2 zeros एट ओरिजिन, तो उस केस में ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी मिलती है आपको वो k टू द पावर -1/2 आती है। इसको आप -1/1 भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है जैसे यहाँ पोल्स के केस में फॉलो होता है ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/n, वैसे जीरो के केस में फॉलो होता है k टू द पावर -1/n। दोनों चीजें सेम है, बस पावर आपको पता है पोल्स और जीरोस में सिर्फ इनवर्स का डिफरेंस आएगा। तो इसलिए केस 3 जो कि इन जनरल आप कह सकते हैं कि n zeros आर एट ओरिजिन, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 मिलेगी हमें, दैट विल बी k टू द पावर -1/n। तो यही हमें याद रखना है। ओमेगा 1 किस फ्रीक्वेंसी पर पहली स्ट्रेट लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी 0 dB लाइन को, तो वो इंटरसेक्ट करेगी कहां पर, -1 और k टू द पावर -1/n पर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बात की। सबसे पहले हमने बात की कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग स्लोप हमारा जो है हमेशा बॉडी प्लॉट का किससे डिसाइड होता है, कितने पोल्स या कितने जीरोस हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में एट ओरिजिन, और जितने पोल्स या जितने जीरोस होंगे 20 के मल्टीपल में ही आपको उस नंबर के 20 मल्टीप्लाई करने से आपको इनिशियल स्लोप की वैल्यू मिलेगी। पोल अगर है तो नेगेटिव, आपके पास -20 -40 -60 इस टाइप से आपके स्लोप्स होंगे। जीरोस हैं तो +20 +40 +60 इस टाइप के आपके स्लोप्स की वैल्यूज होंगी। अगर सिस्टम गेन के नहीं होगा, मतलब अगर सिस्टम गेन के 1 है और उसकी 0 डेसिबल वैल्यू अगर 0 dB है, तो यही हमारी पहली लाइन होगी। अगर एक पोल है तो ये -20 dB वाली लाइन, अगर दो पोल है तो ये -40 dB वाली लाइन, तीन पोल से -60 dB लाइन एंड सो ऑन। लेकिन हमने कहा कि अगर कुछ सिस्टम गेन के भी है तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को उस सिस्टम गेन के बराबर ऊपर या नीचे शिफ्ट करेंगे, डिपेंड करता है सिस्टम गेन के की हमारी डेसिबल वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया कि अगर हमारे सिस्टम गेन के की कुछ वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि के की वैल्यू 10, तो अगर हमारे पास टाइप 1 सिस्टम होता, मतलब एक पोल एट ओरिजिन होता, तो हम पहले तो ये हमारी लाइन होती 20 dB वाली लाइन, लेकिन हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करके क्या करते, इस लाइन को 20 dB से ऊपर शिफ्ट करते हम, और फिर हम ये लाइन ड्रॉ करते। तो इस तरह से हमें पहली लाइन जो मिलती है वो मिलती है। ये हमें समझ में आ गया कि पहली लाइन हमारी बॉडी प्लॉट की कैसे ड्रॉ होगी। और ये जो पहली लाइन होगी ये 0 dB की लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये फ्रीक्वेंसी सिस्टम गेन के से कैसे रिलेटेड होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर पोल्स एट ओरिजिन है तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू k टू द पावर 1/n से मिलती है, जहां पर n इज नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। और अगर हमारे पास जीरोस हैं कुछ ओरिजिन पर, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी k टू द पावर -1/n से हमें मिलती है, जहां पर n इज नंबर ऑफ जीरोस एट ओरिजिन। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा बॉडी प्लॉट बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो जब भी आपको सिस्टम गेन के कैलकुलेट करना होगा तो हम वहां पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर आपके पास ऐसा बॉडी प्लॉट बना हुआ है, इस टाइप से हमारे पास कुछ भी ये प्लॉट की वैल्यू है, मान लीजिए यहां पर आपको शो किया गया 0.1, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा, ये हमारे पास लॉग ओमेगा की एक्सिस है। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें कि अगर हमसे पूछा गया सिस्टम गेन के की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए यहां पर आपको 40 dB लिखा हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है कुछ भी -20 dB पर डिकेड, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। तो इस केस में हमें इस स्ट्रेट लाइन से कोई मतलब ही नहीं। हमें क्या दिख रहा है कि इनिशियली स्लोप हमारा कैसा है, 0 है, मतलब इनिशियली हमारी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इस सिस्टम में कोई भी पोल या कोई जीरोस ओरिजिन पर नहीं है। इसका मतलब जो इनिशियल मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा होगा, सिस्टम गेन के की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि इनिशियल मैग्नीट्यूड सिस्टम गेन और पोल्स एंड जीरोस एट ओरिजिन की वजह से मिलता है। अब अगर इनिशियल आपको जो स्ट्रेट लाइन दिखी, अगर उसमें आपको दिखा स्लोप 0 है, अगर यहां से स्टार्ट हो रही होती तो हम कहते कि जो मैग्नीट्यूड यहां पर मिल रहा है उसमें पोल्स का भी इफेक्ट है और सिस्टम गेन का भी इफेक्ट है। लेकिन अगर आपको इनिशियल जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है अगर वो फ्लैट दिख रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अगर दिख रहा है, इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दिस स्टार्टिंग स्लोप, यहां पर हमें क्या दिखा, स्टार्टिंग स्लोप इज 0। ठीक है, 0 dB पर डिकेड। तो अगर स्टार्टिंग स्लोप 0 है इसका मतलब हेंस यहां से हमें क्या पता चला, नो पोल्स और जीरोस
एट ओरिजिन। इसका मतलब है कि कोई पोल या कोई जीरो इसमें ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो इनिशियल मैग्नीट्यूड है, हेंस यहां पे लिख सकते हैं, और हेंस इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट will be due to system gain k only, due to system gain k only। और सिस्टम गेन के का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिस्टम गेन के का मैग्नीट्यूड होता है 20 log k। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यहां पर, देयरफॉर आप इक्वेट कर सकते हैं 20 log k सिस्टम गेन के की डीबी वैल्यू को किससे, जो यहां पर आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है जीरो फ्रीक्वेंसी पर, जितना आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड दिख रहा है, अगर वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी पर स्लोप जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पोल जीरो नहीं है, तो इनिशियल मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ सिस्टम गेन के का ही मैग्नीट्यूड होगा। तो सिस्टम गेन के का मैग्नीट्यूड हम क्या लेते हैं डेसिबल में? 20 log के। अगर इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 40 dB, तो आप लिख सकते हैं log के, जहां की बेस आपको पता है 10 है, इज इक्वल्स टू 20, 40 डिवाइडेड बाई 20 से वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस बेस 10 का पावर 2, इस बेस 10 का पावर 2, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो अगर हमें कभी डिसाइड करना होगा सिस्टम गेन के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो दो केसेस हैं, या तो इनिशियल स्लोप जीरो होगा, तो इनिशियल स्लोप अगर जीरो है मतलब ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड है ये सिर्फ आपके सिस्टम गेन के की ही वैल्यू है, डेसिबल वैल्यू। तो डायरेक्टली 20 log k को इस वैल्यू से इक्वेट कर दीजिए और आपको सिस्टम गेन के की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से अगर आपके पास मान लीजिए एक दूसरा प्लॉट गिवन होता, अगर हमारे पास ये एक दूसरा प्लॉट ऐसा गिवन होता, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी है 60 dB, ठीक है, और ये इनिशियल मैग्नीट्यूड इसका स्लोप बताया गया -20 dB पर डिकेड, ठीक है, -20 dB पर डिकेड। अब इस केस में हमें दिखा कि इनिशियल जो स्लोप है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो इनिशियल मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं कि ये 0.1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है, ये लॉग ओमेगा की एक्सिस है, ये ओमेगा की वैल्यूज है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखा इस केस में, यहाँ पर इनिशियल स्लोप इज इक्वल्स टू -20 dB पर डिकेड। इसको देखकर हम क्या कहेंगे? इसको देखकर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एक पोल है एट ओरिजिन। तो अब एक पोल एट ओरिजिन है, इसका मतलब है कि जो इनिशियल मैग्नीट्यूड है डेसिबल में, इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट विल बी ड्यू टू सिस्टम गेन के एंड वन पोल एट ओरिजिन, वन पोल एट ओरिजिन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने कहा कि इसमें इनिशियल हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस 60 dB को हमने सिर्फ 20 log k से इक्वेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोल भी है ओरिजिन पर, तो कुछ मैग्नीट्यूड पोल की वजह से भी मिला होगा और कुछ सिस्टम गेन k की वजह से मिला होगा, दोनों से मिल करके हमें वैल्यू कितनी मिली 60 dB। तो ऐसे केसेस में जब आपको सिस्टम गेन k फाइंड करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1। कोई जरूरी नहीं है कि हम ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर ही लिखें, हम कहीं पर भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जहां पर आपको पता है कि x एक्सिस यहां पर कितनी है आपकी, log ओमेगा आपकी x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें y एक्सिस पर जो इनिशियल वैल्यू है 0.1 ओमेगा की वैल्यू जब आप पुट करते हैं, तो log आपके पास ये ओमेगा 0.1 पर मैग्नीट्यूड कितना है 60 dB, तो क्या लिख सकते हैं y दैट इज 60 इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने, y, ये हमारे पास y है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ j ओमेगा इन dB। तो हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.1 ओमेगा की वैल्यू के लिए हमारा मैग्नीट्यूड है 60, तो हमने y की जगह पर लिखा 60 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस पॉइंट के जस्ट बाद का जो स्लोप आपको दिखे वो लिखना है, ये आपके पास क्या है, ये m है, स्लोप की वैल्यू कितनी है -20, तो हमने लिखा -20, ये हो गया m इंटू एक्स एक्सिस, क्या लिखते हैं आप, log ओमेगा। ओमेगा की जगह पर आप कितना लिख रहे हैं, ओमेगा की किस वैल्यू के लिए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू 0.1 के लिए, तभी आपने y की वैल्यू 60 लिखी है, तो ओमेगा की जगह पर हमने लिखा 0.1, तो ये क्या हो गया, log y इज इक्वल्स टू m x प्लस c हमें लिखना है, तो प्लस हमने लिख दिया c। अब ये जो c है यही आपको बताएगी कि हमने कहा ये तो मैग्नीट्यूड किसकी वजह से है,
ये मैग्नीट्यूड है पोल की वजह से, और ये जो मैग्नीट्यूड है डेसिबल मैग्नीट्यूड किसकी वजह से है, जो आपके सिस्टम गेन के की वैल्यू होगी। तो एक पोल की वजह से मैग्नीट्यूड, एक आपके सिस्टम गेन के की वजह से मैग्नीट्यूड, दोनों के एडिशन का यहाँ पर इफेक्ट कितना होना चाहिए, 60 dB होना चाहिए। तो चाहे आप इसको इनिशियली सी लिख दें, जहां पर आपको अंडरस्टूड है कि C इज इक्वल्स टू 20 log k, ये हमारे सिस्टम गेन के की डेसिबल वैल्यू, इसलिए हमने लिखा कि इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट विल बी ड्यू टू के की वजह से होगा और पोल एट ओरिजिन की वजह से होगा। तो के की वजह से कितना होगा 20 log k, और पोल की वजह से कितना होता है 20 log ओमेगा, -20 log ओमेगा। तो ये -20 log ओमेगा लिखा आपने पोल की वजह से, और ये लिखा आपने सिस्टम गेन की वजह से, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो गई। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये log 0.1 की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -20 इंटू -1 इज +20, तो आपके पास रिजल्ट आया 60 इज इक्वल्स टू 20 प्लस c दैट इज log 20 log k भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 40 dB। अब ये c कितना है हमारा, हमारे c की वैल्यू है 20 log k, तो 20 log k इज इक्वल्स टू 40, देयरफॉर यहां से फिर से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, log base 10 k is equals to 2, therefore k is equals to 10 to the power 2 that is equals to 100। क्या दोनों चीज समझ पा रहे हैं आप, कि एक केस में इनिशियल स्लोप जब जीरो था, तो हमने कहा कि इसका मतलब जो इनिशियल मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ सिस्टम गेन के की वजह से, क्योंकि कोई पोल या जीरो ओरिजिन पर नहीं है, तो डायरेक्टली इस वैल्यू को हमने 20 log k से इक्वेट कर दिया और हमें सिस्टम गेन की वैल्यू मिल गई। अगर इनिशियल स्लोप हमारा के, अगर इनिशियल स्लोप जीरो नहीं है, इसका मतलब जो इनिशियल मैग्नीट्यूड है ये कुछ पोल की वजह से है और कुछ हमारे सिस्टम गेन के की डेसिबल वैल्यू की वजह से। तो ऐसे केसेस में सिस्टम गेन के फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी। जिस पॉइंट पर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं उसके जस्ट बाद का स्लोप आपको पुट करना है, ठीक है। तो अगर हम 0.1 पर लिख रहे हैं इक्वेशन, तो हमने लिखा y की वैल्यू 60 इज इक्वल्स टू इस पॉइंट के जस्ट बाद के स्लोप की वैल्यू -20, तो हमने m की जगह लिखा -20, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स एक्सिस लिखना हमें log ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.1 पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 0.1 पुट कर दिया, और प्लस हमारे पास ये क्या है, डेसिबल वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन के, ये वैल्यू 20 हो गई, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 60 - 20 दैट इज 40 dB। अब हमने इस 40 dB को log की, मतलब k की डेसिबल वैल्यू है ये, तो हमने 20 log k से इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो क्या ये दोनों केसेस में समझ पा रहे हैं कि सिस्टम गेन के हम कैसे फाइंड करते हैं। क्या लिखा आपने मनमोहन, ऑल पोल्स ऑन एलएचएस मिनिमम फेज सिस्टम, एक भी बोले आरएचएस नॉन मिनिमम, बिल्कुल सही मनमोहन, वेरी गुड, ईएसई क्वेश्चन भी था ये, यस। अभी आया हूँ कॉलेज से तो ज्वाइन किया हूँ, कोई बात नहीं सुधीर। चलिए सुधीर, आपका 100 आंसर करेक्ट था। चलिए अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो यही बेसिक्स है, अगर आपको इतनी चीज अभी यहाँ पर पता है, जब हम अभी फर्स्ट ऑर्डर पोल्स या जीरोस के बारे में बात करने अभी हम नहीं गए, और अभी से हमें अगर पता है कि सिस्टम गेन के हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए कितनी चीजें हो गई आपके पास सिस्टम गेन के को फाइंड करने के लिए। अगर स्टार्टिंग स्लोप दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड पता है, तो डायरेक्टली यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा के स्लोप हम के की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन का 0 dB लाइन के साथ इंटरसेक्शन वाली फ्रीक्वेंसी पता है, वहां से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग स्लोप 0 है तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि यही हमारा सिस्टम गेन के है। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आप बिल्कुल कंफर्टेबल अपने आप को फील करने चाहिए कि जब भी कोई बॉर्डर प्लॉट बनेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होंगी, उन स्ट्रेट लाइंस की हमें इक्वेशन लिखनी है, वहां से सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जैसे अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर। अभी तक हमने दो फैक्टर्स कंसीडर किए, कौन कौन से, पहला सिस्टम गेन के, वो इनिशियली वो आपको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, फ्रीक्वेंसी की 0 से जरा भी आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो सिस्टम गेन के का मैग्नीट्यूड में कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा, फेज एंगल में भी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा अगर पोल्स या जीरोस हैं ओरिजिन पर, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन इनिशियल फ्रीक्वेंसी से ही शुरू हो जाएगा, और ये आपने देख लिया कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमारे पास कुछ पोल्स या कुछ जीरोस हैं, फर्स्ट ऑर्डर पोल्स या फर्स्ट ऑर्डर जीरोस, जो कि ओरिजिन के अलावा कहीं भी और दूसरी जगह पर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास की नेक्स्ट फैक्टर है जो कि ट्रांसफर फंक्शन में दिख सकता है आपको, तो फैक्टर 3 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पोल और जीरो। तो इसके लिए हमारा जो फैक्टर होगा वो GSHS कहें, या जिसको हम F ऑफ S कहें, ये फैक्टर हमारे पास क्या होगा 1
प्लस या माइनस टी एस, मतलब टी की वैल्यू हमारे पास ये जो रिजल्ट हो सकता है यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है, और इसका पावर भी कितना, प्लस और माइनस वन। ठीक है, प्लस साइन किसकी वजह से, फॉर जीरो। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर जीरो होगा तो ऐसा फैक्टर न्यूमरेटर में लिखा होगा। माइनस साइन किसके लिए, फॉर पोल। अगर हमारे पास ये पावर माइनस वन है, इसका मतलब ये फैक्टर हमारे डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या देगा, पोल देगा। तो दोनों केसेस के लिए आप अगर देखेंगे ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है। अगर हम अलग अलग फिर से इसको कर ले यहाँ पर, तो ए पार्ट हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पोल। फर्स्ट ऑर्डर पोल मतलब जो हमारा एफ ऑफ एस है, इस एफ ऑफ एस की वैल्यू है वन अपॉन पावर माइनस वन है, इसका मतलब वन अपॉन वन प्लस या माइनस टी एस है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ओमेगा क्या आ जाएगा, एस की जगह जी ओमेगा करके साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया इसके लिए हमने, तो वन अपॉन वन प्लस या माइनस जी ओमेगा टी। ठीक है, एस की जगह सिंपली हमने जी ओमेगा पुट कर दिया। मैग्नीट्यूड कितना होगा इस एफ ऑफ जी ओमेगा का, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी डी स्क्वायर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा टी होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास क्या अभी एक्चुअल वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, हमें क्या करना है, डेसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसका फेज एंगल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे आप, इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा टी, माइनस ऑफ tan इनवर्स, ये हमारे पास न्यूमरेटर का जीरो फेज एंगल, डिनोमिनेटर का क्या है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारे पास ये साइन प्लस या माइनस अगर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो साइन आ जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, कि मैग्नेट फेज एंगल ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन प्लस होता तो क्या करते हैं हम, इसका फेज एंगल, डिनोमिनेटर का फेज एंगल कितना होता है, tan इनवर्स ओमेगा टी होता, और जब न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करते तो फेज एंगल मिलता माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी। लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन होता तो हमारे पास फेज एंगल कितना आता, इस डिनोमिनेटर का फेज एंगल आता माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी, उसको न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करते तो प्लस हो जाती। तो अगर यहाँ प्लस माइनस साइन है तो यहाँ पर फेज एंगल में क्या आ जाएगा, माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो फेज एंगल कंट्रीब्यूशन देखना ये तो बहुत इजी है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी हम बहुत बार फेज एंगल्स कैलकुलेट कर चुके हैं। मेनली हमें मैग्नीट्यूड पार्ट को फोकस करना है कि मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी पर क्या कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल मैग्नीट्यूड आया। अगर हम इसकी डेसिबल वैल्यू देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इन डेसिबल 20 लॉग ले लिया हमने, 20 लॉग ऑफ दिस वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा टी होल स्क्वायर और इसका पावर माइनस वन। फिर से ये पावर माइनस वन को हम यहाँ मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस 20 लॉग ऑफ दिस वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लिख लिया इसको ऐसे, तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इन डी बी इज इक्वल्स टू माइनस 20 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा टी होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दे रही, क्योंकि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो कितनी है, वो एक्सिस है हमारी लॉग ओमेगा। तो अगर हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो फिर से हम क्या करते हैं, कुछ एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम एसिम्प्टोट्स डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, जैसा आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के केस में देखा था जब हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एसिम्प्टोटिक approximations to find equation of straight line, equation of straight line। तो यहां पर केस वन हमने कंसीडर किया, हमने कहा कि अगर हमारा ओमेगा बहुत छोटा है, जब तक, जिसको आपने क्या कहा, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, हम ओमेगा की वैल्यू को जीरो से इन्फिनिटी बढ़ाने वाले हैं। तो जब हम ओमेगा को जीरो से बढ़ा रहे हैं, 0, 0.001, 0.002, 3, 4, 5, ऐसे जब तक आप ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, और अगर आपको दिखे कि ये जो फैक्टर है ओमेगा टी का होल स्क्वायर, अगर ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अगर ओमेगा छोटा होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू छोटी होगी,
अब अगर कोई चीज 1 से छोटी हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी ज्यादा छोटी मिलेगी आपको। तो इसलिए अगर हमने डिफाइन किया केस 1 में लो फ्रीक्वेंसी रीजन, तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन हमने किसको कंसिडर किया, जब तक हमारे इस ओमेगा टी के होल स्क्वायर की वैल्यू, अगर ये वैल्यू हम कहें बहुत छोटी है 1 से, तो उस केस में हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्टिंग ओमेगा टी होल स्क्वायर, इस पार्ट को हम अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास डेसिबल मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जे ओमेगा इन डीबी -20 लॉग ऑफ √1। ओमेगा टी के होल स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। लॉग √1 मतलब log 1 की वैल्यू 0, और -20 इंटू 0 से हमें ये वैल्यू कितनी मिल गई, 0 dB। तो जैसा आपने देखा था सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स के केस में भी लो फ्रीक्वेंसी रीजन में मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई थी, 0 डेसिबल। तो यहाँ पर भी हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड 0 dB होगा, इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब तक आएगी, जब तक हम कहेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन चल रहा है, तब तक हमें फर्स्ट ऑर्डर पोल्स का कोई इफेक्ट मैग्नीट्यूड पर कंसीडर नहीं करना। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि इनिशियली आप जब ओमेगा 0, 0.1, 0.2 इस टाइप से लेते हैं वैल्यू, तो उस टाइम में मैग्नीट्यूड में सिर्फ सिस्टम गेन के और पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन का इफेक्ट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर पोल्स हैं, ये जो फर्स्ट ऑर्डर जीरोस आने वाले हैं, उनका इफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक मैग्नीट्यूड में कितना होगा, मैग्नीट्यूड में उनका कंट्रीब्यूशन 0 dB का होगा, इसलिए उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसलिए हमने केस 2 कंसिडर किया अगर, तो फिर से हमने कंसिडर किया केस 2, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन का मतलब जब हमारे इस ओमेगा टी के होल स्क्वायर की वैल्यू, अगर अब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई 1 से, ठीक है, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू हमारी 1 से बहुत बड़ी है तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग 1। अब हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे इस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इन डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने इस 1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास है -20 लॉग ऑफ √ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, -20 लॉग ओमेगा टी। लॉग m इंटू एन से अगर इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास और क्या वैल्यू आ गई, दैट इज -20 लॉग ओमेगा एंड -20 लॉग टी। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, log m इंटू एन को हमने log m प्लस log n लिख दिया, यहाँ पर माइनस साइन था बाहर, इसलिए दोनों साइंस हमारे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आप अगर इसको कंसीडर करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन मिली है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इन डेसिबल, आप ये वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा m है, ये log ओमेगा हमारी x एक्सिस है, और ये पूरी चीज हमारे पास क्या है, ये c है। तो ये हमारी इक्वेशन अब दिख रही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म की इक्वेशन आ गई। तो यहां से देखकर फिर से क्या पता चला हमें कि जब हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन शुरू होगा तो उस केस में हमें फर्स्ट ऑर्डर पोल की वजह से मैग्नीट्यूड क्या लेना है, हमें मैग्नीट्यूड में हमें दिख रहा है कि -20, मतलब ये जो आएगा ये मैग्नीट्यूड में 20 dB पर डिकेड का आपको डिक्रीमेंट देगा। जब भी हमारा कोई पोल आता है, जैसे आपने देखा पोल अगर ओरिजिन पर भी आया तो उसकी वजह से स्टार्टिंग स्लोप कितना था, -20 dB, मतलब कि इनिशियली या कहीं पर भी जहां पर भी पोल्स आते हैं तो उसकी वजह से आपको मैग्नीट्यूड में 20 dB पर डिकेड का डिक्रीमेंट मिलता है। यहाँ पर भी ये जो स्लोप आए, जैसे आप कभी भी अगर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते थे, अगर आपको रैम्प फंक्शंस याद है रैम्प फंक्शंस, क्या करते थे हम, रैम्प फंक्शंस की कॉम्बिनेशन को जब प्लॉट करते थे, जब हमारा कोई नया रैंप आकर के ऐड होता था तो हम स्लोप में एडिशन करते थे। जहां पर भी स्ट्रेट लाइंस को आप ऐड अप करते हैं तो वहां पर हम उनके स्लोप्स का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो मैग्नीट्यूड हमने देखा कि जब हाई फ्रीक्वेंसी रीजन आएगा तो पोल की वजह से जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो -20 लॉग ओमेगा -20 लॉग टी होगा, मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट में ऐड करनी है। तो जब हम स्ट्रेट लाइन ऐड करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही चल रहा होगा मैग्नीट्यूड प्लॉट में, तो उन दोनों के स्लोप्स का एडिशन होगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी वजह से स्लोप कितना आया, तो हमें दिख रहा है -20 dB पर डिकेड। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी जहां पर भी पोल्स आएंगे, चाहे ओरिजिन पर आए चाहे कहीं पर भी आए, जितने पोल्स आएंगे दैट नंबर मल्टीप्लाइड विथ -20 dB पर डिकेड, इतने का आपको वहां पर क्या मिलेगा, स्लोप में चेंज मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप प्लॉट भी कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखते किसके लिए, अगर ये तो हमने लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन डिफाइन कर दिया, अगर हम किसकी बात करें,
कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जो इन दोनों रीजन्स को अलग करेगी। तो उसके लिए फिर से क्या डिफाइन करेंगे आप, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हमने कहा ओमेगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये फ्रीक्वेंसी which separates low frequency region and high frequency region। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप लो फ्रीक्वेंसी रीजन में भी कंसिडर कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यही सेपरेट कर रही है दोनों रीजन्स को। इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो आपने मैग्नीट्यूड लिखा है और जो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में मैग्नीट्यूड लिखा है, उन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे इक्वेटिंग magnitudes of low frequency region and high frequency region to find corner frequency omega c। तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में हमने कहा मैग्नीट्यूड है -20 log ओमेगा टी, इसी को हमने ओपन करके -20 log ओमेगा -20 log टी लिखा था। और लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये वैल्यू कितनी है, 0 dB। -20 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। यहां से आपके पास वैल्यू आ जाती है log ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। अब 0 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0 को हम log 1 लिख सकते हैं, जिससे कि हम कंपेयर करके दोनों तरफ से log हटा सके। तो यहां से हमें दिख रहा है ये हम किस फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं, हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो log ओमेगा सी इंटू टी इज इक्वल्स टू log 1, देयरफॉर ओमेगा सी इंटू टी इज इक्वल्स टू 1, हेंस corner frequency may be obtained by taking reciprocal of the time constant। omega c is equals to 1 upon time constant। तो अगर हमारे पास कभी भी 1 प्लस टी एस के फॉर्म का फैक्टर लिखा है, 1 प्लस या माइनस टी एस कुछ भी लिखा हो, तो वहां पर टी की जो वैल्यू है अगर आपने वो फाइंड कर लिया तो 1 अपॉन टी से आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो ये पता चलेगा कि किस फ्रीक्वेंसी तक हमें फर्स्ट ऑर्डर पोल का इफेक्ट काउंट नहीं करना है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही हमें फर्स्ट ऑर्डर पोल का इफेक्ट काउंट करना है। और इस फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या करेंगे, जो इससे पहले हमारा प्लॉट चल रहा होगा बॉडी प्लॉट, उस स्ट्रेट लाइन में हम 20 dB पर डिकेड का स्लोप में डिक्रीमेंट कर देंगे और उसके बाद हम नई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा होता, अगर हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमारे पास एक ऐसा फैक्टर होता, एग्जाम्पल में अगर हमारे पास एक ऐसा फैक्टर होता है एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम इसको पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते अगर यहाँ पर ये प्लस या माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम की बात नहीं कर रहे, तो मिनिमम फेज सिस्टम के लिए हमने क्या किया, सभी पोल सभी जीरोस हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन है, यहाँ पर प्लस साइन ली। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस को 1 अपॉन 2 कॉमन कर लेते, तो यहां से आ जाता है हमारे पास 1 प्लस 1/2s, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, ये जो फैक्टर है हमारा, इस फैक्टर को हम कंपेयर करते हैं 1 प्लस टी एस से। तो यहां से हमें टी की वैल्यू क्या दिखती, हमें टी की वैल्यू दिखती 1/2। और अगर टी 1/2 है तो इस फैक्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, 1 अपॉन टी से, तो हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2 रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो हमारे पास पोल है s प्लस 2, इस पोल का इफेक्ट हम किस फ्रीक्वेंसी के बाद काउंट करना शुरू करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 के बाद हम इसका काउंट करना इफेक्ट शुरू करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास s प्लस ए के कोई फॉर्म का फैक्टर है, हेंस इन केस ऑफ s प्लस माइनस ए, ठीक है, सिंपली मैं s प्लस ए लिख देता हूं, ठीक है। s प्लस ए के फैक्टर के केस में a directly gives the corner frequency ओमेगा सी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ s प्लस 2 था तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आगे, 2 आगे, क्योंकि पहले आप इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 बनेगा और ये 1/2s बनेगा। तो ये हमारा t है 1/2 और 1 अपॉन टी से हमें क्या मिलेगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। तो अगर s प्लस ए के फॉर्म में लिखा हुआ है तो डायरेक्टली यही आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और अगर 1 प्लस टी एस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो 1 अपॉन टी आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसमें, जैसे अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए देखा, सारी चीजें सेम रहेंगी जब हम किसके लिए देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर जीरोस के लिए देखेंगे। तो इसी में अगर हम पार्ट बी देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर
0। मतलब जो हमारा एफ ऑफ एस होता वो एफ ऑफ एस होता 1 प्लस या माइनस टी एस, इसका पावर +1। मतलब ये फैक्टर अब ओरिजिन ये न्यूमरेटर में होता, अभी जो हमने लिया यही फैक्टर हमारा कहाँ था, डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगेन इट इज 1 प्लस और माइनस जे ओमेगा टी। फेज एंगल अगर लिखना होता हमें तो हम लिख सकते थे फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज यहाँ अगर प्लस माइनस साइन है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी प्लस और माइनस ही होगा, tan इनवर्स ओमेगा टी। अगर ये साइन प्लस होता तो फेज एंगल आता tan इनवर्स प्लस ओमेगा टी अपॉन 1 दैट इज tan इनवर्स ओमेगा टी। अगर ये माइनस होता तो tan इनवर्स माइनस ओमेगा टी अपॉन 1 दैट इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी। तो यहाँ पर फेज एंगल इसी साइन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा टी होल स्क्वायर। फिर से अगर हम इसकी डेसिबल वैल्यू ले लें तो एफ ऑफ जी ओमेगा इन dB is 20 log of this value under root of 1 plus omega t whole square। फिर से क्या कर दें, अगर हम यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन कंसीडर करेंगे। सारी चीजें यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आएंगी। केस 1, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, जब हमारे ओमेगा टी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है 1 से। और यहीं पर केस 2, जब हमारे पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन अगर हम कंसीडर करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन व्हेन ओमेगा टी होल स्क्वायर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1। तो इस केस में 1 को नेग्लेक्ट, इस केस में ओमेगा टी के होल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा इन dB इज +20 log अंडर रूट 1 दैट इज 0 dB। और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा in dB is +20 log under root of omega t whole square that is 20 log omega t, 20 log omega t। वहां क्या मिला था पोल के केस में, -20 log omega t मिला था। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ क्या मिला था, यहाँ पर -20 log omega t मिला था। इस केस में हमारे पास क्या आई है वैल्यू, +20 log omega t आई, जिसको कि हम और क्या लिख सकते हैं, जिसको हम और लिख सकते हैं 20 log omega एंड +20 log t। तो ये फिर से हमें क्या दिख रहा है, m x एंड c। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, इसलिए हमने क्या किया है, ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी रीजन हमने डिफाइन किए। यहां पर भी आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेम आती, एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि +20 log ओमेगा सी टी, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन का मैग्नीट्यूड था, ये वैल्यू हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी रीजन के मैग्नीट्यूड 0 dB के बराबर होना चाहिए। मतलब log ओमेगा सी टी की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 0, जिसको कि हम log 1 लिख सकते हैं। तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास s प्लस ए के फॉर्म का फैक्टर लिखा होगा तो ए ही हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और अगर 1 प्लस माइनस टी एस के फॉर्म में चीज लिखी होगी तो 1 अपॉन टी हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप देखें तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ एरर मिलती, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए आपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को क्या मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, 0 dB है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आपने इस वैल्यू को किससे इक्वेट कर दिया है, 0 dB से। लेकिन आप अगर देखें तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड एक्चुअल 0 dB तो है नहीं। यहाँ पर ये हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड अगर हमें देखना होगा, अभी हमने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड की, 1 अपॉन टी। अगर हम यहाँ ओमेगा सी की वैल्यू को 1 अपॉन टी फाइंड कर दें, जैसे ये आप अगर देखें यहाँ से, एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा की डेसिबल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल हमारे पास जो डेसिबल वैल्यू थी वो थी कितनी, इन केस ऑफ पोल्स एंड जीरोस। पोल के केस में हमारे पास था -20 log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ऐसा था। ये किसके केस में था, माइनस साइन, पोल के केस में। और यही चीज थी यहाँ पर, साइन बस क्या था, प्लस था, किसके केस में, 0 के केस में। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, माइनस के +20 log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम देखें एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी,
जिसकी वैल्यू हमने चाहे पोल हो या जीरो हो दोनों के लिए हमने कितनी फाइंड की 1/t। अगर हम देखें एक्चुअल मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है एफ ऑफ जे ओमेगा इन डीबी, इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या वैल्यू है इसकी माइनस प्लस 20 लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा की जगह ओमेगा सी पुट कर दिया हमने, दैट इज 1/t इनटू टी, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये टी और टी कैंसिल आउट होकर 1 हो गए हैं, ये 1 और प्लस 1 मतलब ये 2 हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस और प्लस 20 लॉग अंडर रूट 2, 20 लॉग अंडर रूट 2। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आपके पास नियरली 3 dB आएगी। 20 लॉग बेस 10 रूट 2 की जो वैल्यू है वो नियरली आपको 3 dB मिलेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है एफ ऑफ जे ओमेगा इन डेसिबल एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट ओमेगा सी, ये वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए माइनस या प्लस 3 dB। पोल के केस में माइनस 3 dB होनी चाहिए, जीरो के केस में प्लस 3 dB मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन हम इस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड को इक्वेट हमने कितने से कर दिया है 0 dB से। तो अगर एक्चुअल मैग्नीट्यूड माइनस 3 dB था और अगर आपने उसको इक्वेट कर दिया 0 से, तो आपके पास कुछ एरर आया कितने का एक्चुअल माइनस जो आप लेते हैं, जो आपने कर रखा है इवेल्युएटेड मैग्नीट्यूड, वो डिफरेंस आपका एरर कहलाता है। तो पोल के केस में आपको माइनस 3 dB का एरर मिलेगा और जीरोस के केस में आपको प्लस 3 dB का एरर मिलेगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर कितना एरर आ रहा है, तो प्लस माइनस 3 dB का हमारे पास एरर आ रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे, अब अगर हम बनाए, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर पोल्स या जीरोस दोनों के केस में ये देखा कि ये जो पोल या जीरोस के फैक्टर होंगे ये जीरो फ्रीक्वेंसी से मैग्नीट्यूड में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। किस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, ये मैग्नीट्यूड में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ही कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये स्टार्ट करेंगे तो इनकी वजह से क्या करना है हमें, अगर एक पोल है फर्स्ट ऑर्डर पोल, तो जो हमारा पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट चल रहा होगा उसमें स्ट्रेट लाइन में हमें माइनस 20 dB का स्लोप चेंज करना है, ठीक है। और अगर एक जीरो आ रहा है तो उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद जो पहले स्ट्रेट लाइन चल रही होगी उसमें हमें प्लस 20 dB का स्लोप में चेंज करना है, ठीक है। ये चीज आपने देखी। तो यहाँ पर अगर हम इसको शो करें तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए मैं कुछ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए हमने ये बात की
कि अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर पोल या जीरो है, जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पोल की, तो हम ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 है इनिशियल फ्रीक्वेंसी पर हमारे इस जो पोल है या जीरो है इसके मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब तक हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है अभी लो फ्रीक्वेंसी रीजन। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले तक का रीजन क्या हमारा लो फ्रीक्वेंसी रीजन, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद का रीजन हमारा क्या है हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो जब तक लो फ्रीक्वेंसी रीजन चलेगा मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी से इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, तब तक हमें मैग्नीट्यूड को कितना लेना है, ये हमारे 0 डीबी की लाइन है, ये हमारे 20 डीबी है, ये 40 डीबी एंड सो ऑन। इस लाइन की हमें जरूरत नहीं थी इस केस में, अननेसेसरी हमने ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं। -20 डीबी, -40 डीबी। तो यहां पर हमने शो कर दिया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है -20 डीबी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, +20 डीबी। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इसका स्लोप है +20 डीबी पर डिकेड। तो अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास एक पोल है फर्स्ट ऑर्डर पोल, तो जब तक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक हम उसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, 0 डीबी। और जैसे ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्रॉस करेंगे उसके बाद इसकी वजह से हमें क्या लेना है, -20 डीबी पर डिकेड की स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है -20 डीबी, तो इसको पैरेलल मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है। इस स्ट्रेट लाइन को अगर देखेंगे तो इसके स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, -20 डीबी पर डिकेड। और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखेंगे ऐसे ही, अगर आपके पास जीरो होगा, फर्स्ट ऑर्डर जीरो, तो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक मैग्नीट्यूड कितना लेना है, 0 डीबी। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद उस जीरो की वजह से आपको क्या इफेक्ट काउंट करना है, तो ये +20 डीबी पर डिकेड आपको स्लोप में चेंज करना है। ये हमारा फॉर जीरो है, फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर जीरो एंड इट इज फॉर पोल। ये हमारी लाइन हमने किसके लिए ड्रॉ की, ये हमने पोल के लिए ड्रॉ की। अब अगर आप एक्चुअल देखते तो हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रेट लाइन आती, मैं उसको दिखा रहा हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा कि इनिशियल जो वैल्यू होती वो हमारे पास इस टाइप से हमारा ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना शुरू करता, ठीक है। और फाइनली वो ये हमारे पास की मैग्नीट्यूड होती है। तो इसके बाद हमारा जो है ये बोडे प्लॉट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें इतना एरर मिलेगा इन केस ऑफ जीरोस। ऐसे ही अगर पोल की कंडीशन भी ये देखते हैं आप, तो इनिशियल मैग्नीट्यूड हमारे पास जो इस पोल की वजह से मिलता वो जीरो नहीं मिलता, इस टाइप से हमें कुछ ये वैल्यूज मिलते जाती हमारे पास, इस टाइप से ये कुछ वैल्यूज ऐसी आती जाती, और ये वैल्यू हमारे पास फाइनली वो इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो फिर से हम कहेंगे कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर हमें इतना क्या मिल रहा है, इतना ये हमें एरर मिल रहा है। ये हमारे पास इतना क्या है, यहाँ पर एरर है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो इसी एरर की हम बात कर रहे हैं कि हमने एक्चुअल मैग्नीट्यूड हमारा कितना होता, पोल के केस में होता -3 डीबी, उसको हमने ले लिया 0 डीबी, या जीरो के केस में कितना होता +3 डीबी, उसको भी हमने कितना ले लिया 0 डीबी। तो यही हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर इतना हमारा एरर है। तो ये समझ रहे हैं, क्या चीज क्लियर हो रही है, स्लोप में चेंज तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा, यस। जब हम इनवर्स बोडे प्लॉट की बात करेंगे तो बिल्कुल वहां पर हम देखेंगे कि जहां पर स्लोप में चेंज हो गया, मतलब उस पॉइंट पर हमारा कोई पोल या जीरो आकर ऐड हुआ। लेकिन अभी हम बोडे प्लॉट बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब हमें बोडे प्लॉट अगर प्लॉट करना है, तो हम किसी फैक्टर का जो कि फर्स्ट ऑर्डर पोल या फर्स्ट ऑर्डर जीरो का फैक्टर है, उसका इफेक्ट हम शुरू से काउंट नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट हम कहां से काउंट करेंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद से काउंट करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर यहां तक, ओके। तो हमने सिस्टम गेन के की बात कर ली, हमने पोल्स एंड जीरोस एट ओरिजिन की बात कर ली, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर पोल्स या फर्स्ट ऑर्डर जीरोस की बात कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर जो है उसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर पोल या जीरोस के केस में आपने जितनी बात की, ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक पोल्स और जीरोस की बात करेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या होता, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। उसका आप ऑलरेडी आप कर चुके हैं एनालिसिस। उस एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर पोल है, क्वाड्रेटिक पोल, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था, और हमने उसके लिए फिर से हाई फ्रीक्वेंसी रीजन और लो फ्रीक्वेंसी रीजन डिफाइन किए थे। और उसके लिए भी आपने देखा था कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में देखें तो हमारे पास -40 लॉग आया था आपके पास, मतलब -40 लॉग ओमेगा टी के टर्म्स की वैल्यूज थी। आप अगर अपना चेक करना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब मैं उस रिजल्ट को डायरेक्टली लिख देता हूं जो कि हम ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो होता वो होता
क्वाड्रेटिक पोल्स और जीरोस। मतलब जो हमारे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू होती वो क्या होती, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसका पावर माइनस या प्लस 1। ठीक है, तो माइनस किसके लिए, -1 पावर पोल के लिए, +1 पावर किसके लिए, जीरो के लिए। आपने देखा था कि इस केस में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा डिफाइन किया था। ये हमारे पास वैल्यू कितनी थी, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल ऐसी थी हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस जे मतलब 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसा मैग्नीट्यूड आया था, एक्चुअल मैग्नीट्यूड। जब हमने इसको डेसिबल में कन्वर्ट किया तो हमने क्या कहा कि हम इसका पावर -1 लेकर के लिख सकते हैं, -20 लॉग। तो हमारे पास ये वैल्यू थी दैट इज -20 लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपने एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशंस लिए थे। पहला आपने क्या कहा था कि हम जीटा को 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म हट जाएगा, सिर्फ इतना टर्म बचेगा। फिर हमने कहा था कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन जब कंसीडर करेंगे तो इस पूरे टर्म को हटा देंगे, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 dB। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन देखेंगे तो इस 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -40 लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो इस केस में आपने देखा कि अगर हम इसको दो केसेस में डिफाइन करें, जैसे देखिए आप अगर आपके पास अगर पोल है तो यहां पर साइन माइनस आएगा, अगर यही फैक्टर 0 होता, मतलब अगर न्यूमरेटर में होता तो यहां पर साइन क्या आता, यहां पर साइन आता प्लस, किसके लिए, फॉर 0। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, दिस साइन इज फॉर पोल, सेकेंड ऑर्डर पोल्स के लिए साइन है, और ये किसके लिए, फॉर जीरोस। फिर हमने इसके लिए जब एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन लिया तो सबसे पहले एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन में हमने इस जीटा को 0 पुट कर दिया। उसके बाद हमने एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन दो केसेस में लिए, एक हमने कहा लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और एक हमने कहा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। हमने देखा लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये जो हमारे पास डेसिबल मैग्नीट्यूड है, इस एफ ऑफ जे ओमेगा के डेसिबल मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी थी, 0 dB। और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में यही एफ ऑफ जे ओमेगा का डेसिबल मैग्नीट्यूड कितना मिला हमें, पोल था 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर मिला -20 लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। वो होल स्क्वायर यहाँ -20 में मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये बन गया -40। तो आपने लिखा था -40 लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, अगर आपको याद हो तो ये हमने लिखी थी वैल्यू -40 लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, ये यहाँ माइनस है पोल के लिए, और अगर 0 होता तो यही चीज क्या होती, +40 लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होती। इस चीज को आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये चीज हमें क्या देगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी कैसी है, दैट इज -40 लॉग ओमेगा और माइनस और माइनस +40 लॉग ओमेगा एन है। तो फिर से आपको दिख रहा है कि ये आपकी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म की। पोल के केस में यहाँ साइन माइनस यहाँ प्लस आएगा, जीरो के केस में यहाँ प्लस आएगा और यहाँ साइन माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि सेकंड ऑर्डर फैक्टर भी अगर होंगे हमारे पास पोल्स या जीरोस के, तो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक हमें उसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना लेना है, 0 dB। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, पोल के लिए -40 dB पर डिकेड, जीरो के लिए +40 dB पर डिकेड। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद सेकंड ऑर्डर पोल्स या जीरोस के फैक्टर के केस में हमें जो पहले स्लोप चल रहा होगा उस स्लोप में 40 dB का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, डिपेंड करता है कि हमारे क्वाड्रेटिक पोल्स का फैक्टर आया है या क्वाड्रेटिक जीरो का फैक्टर आया। ठीक है, तो और इसके केस में हमने ये भी देखा था कि अगर हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो दोनों के केस में हमारे पास इन दोनों से जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को जब इक्वेट किया तो हमने देखा कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन। अगर हम यहाँ पर
ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन ले ले तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और log 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब यही चीज हमारी 0 dB बन जाएगी। तो इसलिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें इसके केस में कितनी मिलेगी, जो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स की, वही हमारे लिए क्या होती है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप फिर से यहाँ पर शो करते कि कैसा इफेक्ट होगा, तो आप यहाँ पर फिर से दिखा सकते थे इस तरह से। ठीक है, ये देखकर समझ में आ गया होगा आपको। फिर से अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर पोल्स या जीरोस हैं तो हमें क्या करना है, ये हमारे लॉग ओमेगा के रिस्पेक्ट में हमने प्लॉट किया। तो पहले हमने यहाँ पर शो कर दिया ये ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, हमारे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये ओमेगा की वैल्यू 0.1 ले लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये -40 dB की स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन +40 dB की स्ट्रेट लाइन है। तो हमने कहा कि जब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे पोल्स और जीरोस, तो जब तक लो फ्रीक्वेंसी रीजन चलेगा, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, तब तक इनकी वजह से हमें मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं लेना। ये मैग्नीट्यूड इनका कितना है, 0 dB। और अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद देखेंगे तो अगर हमारा पोल है तो उसके लिए इक्वेशन हमने लिखी है -40 log ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। मतलब जो दो पोल्स आएंगे उसकी वजह से जो पहले मैग्नीट्यूड चल रहा होगा हमें उसमें डिक्रीमेंट करना उसके स्लोप में कितने का, -40 dB पर डिकेड का। और अगर जीरो होगा तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम होगी। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद जीरो होगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा कितने से, +40 dB पर डिकेड के वैल्यू से। मतलब जो भी पहले स्लोप चल रहा होगा आपका उसमें आप +40 dB पर डिकेड का इंक्रीमेंट करेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, तो जो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उस सेकंड ऑर्डर फैक्टर की, वही आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर कुछ एरर आती है, क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आपने मैग्नीट्यूड कितना मान लिया है, 0 dB, जबकि एक्चुअल क्या होगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आते आते जीरोस के केस में मैग्नीट्यूड कुछ इंक्रीज हो चुका होता, पोल्स के केस में कुछ वैल्यू 0 dB से कम हो गई होती। तो फिर से अगर आप देखना चाहें एरर एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर फिर से आप देख सकते हैं, दैट इज एरर एट corner frequency in case of quadratic poles zeros। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा डेसिबल में, वो हमारे पास क्या वैल्यू है, हमने लिखा है माइनस या प्लस, पोल के लिए माइनस, जीरोस के लिए प्लस। हमारे पास वैल्यू है 20 log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने तो अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए क्या कर दिया, जीटा को 0 पुट कर दिया। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये वैल्यू लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन कंसीडर कर दिया और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड को 0 ले लिया। लेकिन एक्चुअल अगर हम देखें तो
एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एन। हमारे पास जो इस मैग्नीट्यूड की एक्चुअल वैल्यू आती, वो एक्चुअल वैल्यू कितनी आती, माइनस और प्लस 20 लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस, अगर हम ओमेगा की जगह ओमेगा एन पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, और 2 जीटा इंटू अगेन यहाँ ओमेगा एन पुट करेंगे तो ये फैक्टर भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जीटा होल स्क्वायर। ये टर्म तो कितना हो गया, 0। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0। अब यहाँ 2 जीटा का होल स्क्वायर है, उसका ही स्क्वायर रूट भी है, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू मिलेगी इन डीबी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 20 लॉग ऑफ, ये स्क्वायर रूट और ये हट गया तो हमारे पास कितना है, 20 लॉग 2 जीटा। ये हमारे पास इतने का एरर मिलता है किस केस में, क्वाड्रेटिक पोल्स और जीरोस के केस में एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, माइनस और प्लस 20 लॉग 2 जीटा। पोल के केस में हमारे पास माइनस 20 लॉग 2 जीटा और जीरोस के केस में प्लस 20 लॉग 2 जीटा, इतने का आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और यहां पर क्या देख सकते हैं हम एक कि जब हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए फेज एंगल्स लिखेंगे तो वहां पर हमारे लिए क्या होगा, कुछ फेज एंगल करेक्शन हमें करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अगर हमारे पास मान लीजिए कि जो फैक्टर है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एस है, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, अगर हम इसमें एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दें तो हमारे पास एफ ऑफ जे ओमेगा कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस जे 2 जीटा ओमेगा इंटू ओमेगा एन और प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम इसका फेज एंगल लिखना चाहते हैं, फेज एंगल ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा, तो इसको हम रियल पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा इंटू ओमेगा एन। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अभी हमने सेपरेट कर लिया। अब ये डिपेंड करता है कि ये रियल पार्ट नेगेटिव है या रियल पार्ट पॉजिटिव है। अगर ये रियल पार्ट पॉजिटिव है, अगर हम इसका फेज एंगल देखेंगे तो फेज एंगल ऑफ एफ ऑफ जी ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, इट इज, अगर हमने लिख दिया इमेजिनरी अपॉन रियल tan इनवर्स, अगर हमने लिख दिया tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल मतलब 2 जीटा ओमेगा इंटू ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किस केस में लिखा, अगर हमने ये कंसीडर किया कि ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो 2 प्लस जे 3 का फेज एंगल tan इनवर्स 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को बढ़ाते जा रहे हैं, ओमेगा क्या कर रहे हैं, आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ओमेगा की जिसके लिए अगर ये ओमेगा एन से बड़ा हो गया तो उस केस में ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको क्या मिलने लगेगा, नेगेटिव। और अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो जाए तो उसका फेज एंगल हम क्या लेते हैं, उस केस में फेज एंगल हम लेते हैं 180 माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। तो ये जो आपने लिखा है फेज एंगल, ये हमने लिखा है किस केस में, अगर हम ये कंसीडर नहीं करना चाहते कि हमारा कब रियल होगा, कब ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कब पॉजिटिव रहेगा, तो डायरेक्टली आप यहां ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा ध्यान, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस फैक्टर हमने कहा कि इट मे बी, इट इज नेगेटिव फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एन, उस केस में हमारा ये फेज एंगल नहीं रहेगा। तो आपको यहां पर जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ फेज एंगल करेक्शन, अ फेज एंगल करेक्शन of adding 180 degrees to negative phase angles and subtracting 180 degrees from positive phase angles must be done for
higher frequencies higher frequencies in case of quadratic पोल्स और जीरोस। ये समझ रहे हैं क्या काम है कि जब हम ट्रांसफर फंक्शन में फेज एंगल लिखेंगे तो हम तो फेज एंगल ऐसा लिख देंगे tan इनवर्स ये इमेजरी अपॉन रियल। लेकिन वहां क्या होगा, अगर हम ओमेगा बढ़ाते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये हमारा टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर ये टर्म हमारा रियल पार्ट नेगेटिव हो गया तो अब एक्चुअल फेज एंगल क्या होना चाहिए, 180 माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजरी अपॉन रियल। प्लीज वेट। हेलो हेलो।
ओके, ये म्यूट हो गया था साउंड, मेरा कॉल आ गया था तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो ये मैंने आपको बताया कि अब ठीक है, साउंड ठीक है, अब एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये चीज हम देख चुके हैं कि अगर ये पार्ट जब तक हमारा पॉजिटिव है तब तक तो ये फेज एंगल ठीक है। अगर जब ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो फेज एंगल 180 माइनस ऑफ दिस वैल्यू होती है। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर का फेज एंगल हम निकाल रहे हैं और ओमेगा की कुछ वैल्यूज तक के लिए अगर हमारे पास पहले सारे फेज एंगल्स नेगेटिव थे, अब एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर फेज एंगल पॉजिटिव आने लगे तो उसमें से हमें 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर हमारे पास पहले ओमेगा की स्मॉलर वैल्यूज के लिए फेज एंगल पॉजिटिव था, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद फेज एंगल नेगेटिव आने लग गया, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्रीज ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही है आपकी थियरीज ऑफ बोडे प्लॉट। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इनवर्स बोडे प्लॉट देखना है। लेकिन उसके पहले हम एक कोई भी बोडे प्लॉट बनाकर चेक कर लेते हैं कि हम प्लॉट करना समझ पा रहे हैं या नहीं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बोडे प्लॉट प्लॉटेड है तो उससे कैसे हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब साउंड क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, बता देंगे एक बार। हेलो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इशू है, आज लाइव क्लास वो अटेंड नहीं कर पा रहे। तो नॉर्मली जो कुछ लोग हैं जो लाइव में अटेंड करते हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। आज हमने देख लिया कि बोडे प्लॉट में सभी फैक्टर्स का इफेक्ट कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे आप उनके लिए मैग्नीट्यूड बनाएंगे, कैसे उनके लिए फेज बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके लिए हम बोडे प्लॉट प्लॉट करेंगे और फिर उसी एग्जांपल्स में आपको बता दूंगा कि कैसे आप इनवर्स बोडे प्लॉट बना सकते हैं। मतलब जो भी बोडे प्लॉट बना होगा उससे कैसे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो बिल्कुल सिंपल होंगी चीजें और 100% आप स्कोर करेंगे इन सभी चैप्टर्स में जो भी आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के चैप्टर्स हैं। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि पोलर प्लॉट के आपने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, आपने नाइक्विस्ट प्लॉट के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और कल की क्लास के बाद हम 100% क्वेश्चन बोडे प्लॉट के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अब आपका एक बस लास्ट टॉपिक बचेगा, कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बोडे प्लॉट के और उसके बाद एक ही आपका टॉपिक बचेगा, दैट इज स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर बताइएगा जो भी डाउट्स होते हैं वो बताइएगा, उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।